Hi guys, this is Utkarsh and we are back with another session on legal terms, maxim and concepts explainer. जैसे कि अपन ने लास्ट सेशन में किया था, जो लास्ट मंथ था, जहां पे अपन ने कुछ लीगल के टर्म्स देखे थे, कुछ मैक्सिम्स देखी थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे इन ब्रीफ। वैसा ही कुछ अपन आज करने वाले हैं। आई होप कि तुम लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ऑन ट्रैक होगी। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक टर्म्स जो कि अपन यूजुअली बहुत ज्यादा देखते रहते हैं, बहुत ही कॉमन पार्लर्स में आ गया। न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें अपन को ये चीजें, ये टर्म्स दिखाई देता हो सकता है कभी कभी पैसेज में भी दिखता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइन, तो इस तरह का इशू ना हो, इस तरह के डाउट ना हो, इसीलिए अपन आज कुछ टर्म्स सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। द फर्स्ट टर्म इज एस्टॉपल। एस्टॉपल का बहुत ही इजी मीनिंग ये है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है एंड उसके बाद आप उससे स्टॉप्ड हो जाते हो, बाउंड हो जाते हो, आप फिर पलट नहीं सकते अपने स्टेटमेंट से। लेट्स से मैंने बोला कि ये प्रॉपर्टी, एक्स प्रॉपर्टी मिस्टर ए की है। अब बाद में मैं ये नहीं बोल सकता कि जो ये प्रॉपर्टी हो मिस्टर वाई की है या मिस्टर जेड की है। ऐसा कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मेरा जो स्टेटमेंट है, नाउ आई एम स्टॉप्ड बाय इट, बाउंड बाय इट। इसका पर्पस ये है कि जो विटनेस है, जो लोग हैं, वो बार बार पलटे ना अपने स्टेटमेंट से, बार बार कॉन्ट्रडिक्ट ना करें अपने स्टेटमेंट में। तो इस तरह की चीजें ना हो, ऐसे ऐसे इश्यूज ना आए, इसीलिए वहां पर प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल होता है कि आपने अगर एक बार कोई चीज बोली है, नाउ यू आर स्टॉप्ड बाय इट। फाइन, अगर मान लो आपने कोर्ट में कोई स्टेटमेंट दिया, फाइन, आप विटनेस हो, आपने कोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया, नाउ यू आर स्टॉप्ड बाय इट। आप कल के दिन ये नहीं बोल सकते कि भाई आज मिस्टर एक्स ने मर्डर किया था वाई का, आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया कोर्ट में। आप कल के दिन ये नहीं बोल सकते मिस्टर ए ने मर्डर किया था। आप इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप बार बार पलट नहीं सकते हो अपने स्टेटमेंट से। सो दैट इज एस्टॉपल। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एग्जेम्पलरी डैमेजेस, जिनको अपन प्यूनिटिव डैमेजेस भी बोलते हैं। प्यूनिटिव डैमेजेस बोले तो पनिशमेंट टाइप, जिसमें आपको बेसिकली पनिश किया जा रहा है और आपसे ज्यादा ज्यादा डैमेजेस मांग रहे हैं। कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा कि आप ज्यादा डैमेजेस दो। ऐसा तब हो सकता है जब आप फ्रीक्वेंटली ब्रीच करते हो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा आपका रिकॉर्ड रहा है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो, एक रेगुलर ब्रीचर हो कॉन्ट्रैक्ट के, तो वहां पे कोर्ट आपको एज अ पनिशमेंट बोल सकता है कि आप ज्यादा डैमेजेस दोगे, आपको ज्यादा डैमेजेस देने पड़ेंगे। दैट वुड बी प्यूनिटिव डैमेजेस या एग्जेम्पलरी डैमेजेस। ज्यादा डैमेजेस देना, जितना नॉर्मल सिनेरियो में होता है, जितना नॉर्मल जो अपन जनरल डैमेजेस बोलते हैं, जनरल डैमेजेस से ज्यादा देना पड़ रहा है, दैट इज एग्जेम्पलरी डैमेजेस। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपर्ट विटनेस। कई अपन ने मूवीज में भी देखा होगा कि विटनेस आते हैं, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट आते हैं, क्योंकि जो जजेस बैठे हैं उनको हर चीज की नॉलेज नहीं होगी, है ना। तो कुछ चीजें होती है, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे साइंस से रिलेटेड कुछ हो गया। फाइन, बहुत ही कॉमन तुमने सुना होगा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, सिग्नेचर एक्सपर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। तो इस तरह के एक्सपर्ट विटनेस बुलाए जाते हैं, विच इज बेसिकली टू असिस्ट द कोर्ट, कि अगर कोर्ट को किसी चीज में दिक्कत है या उन्हें कुछ एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए। फाइन, जैसे केबीसी में देखा होगा ना, वैसे यहाँ पर भी है कि आपको यू नीड एन एक्सपर्ट विथ रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर फील्ड। जैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो गए, तो वो देखते हैं कि क्या इसी इंसान की हैंड राइटिंग है कि नहीं, टू बेसिकली जज दैट। क्योंकि जो जजेस हैं वो सब कुछ नहीं कर सकते, दे नीड हेल्प। अमिकस क्यूराई करके भी एक टर्म अपन ने लास्ट सेशन में किया था, विच इज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, या कोई ऐसा इंसान विच असिस्ट द कोर्ट। फाइन, एक पर्टिकुलर चीज में। वैसे एक्सपर्ट विटनेस भी होता है, बस विटनेस एक विटनेस की तरह आते हैं, वहां पे अपना स्टेटमेंट देते हैं इन द कोर्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्राडिशन। इस एक्सट्राडिशन ट्रीटी करके तुमने बहुत बार सुना होगा, है ना। तो एक्सट्राडिशन का मतलब होता है जब आप एक इंसान को उस जगह पे भेज दो जहां से वो क्राइम करके आया है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, उन्होंने इंडिया में मर्डर किया, इंडिया में मर्डर करने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया भाग गए। अब मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एक्सट्राडिशन ट्रीटी है, तो उसके बेसिस पे इंडिया कैन आस्क द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कि भाई वो उस इंसान को वापस इंडिया भेज दे। फाइन, जिस जगह पे आपने क्राइम किया है उस जगह पे वापस लाया जाए आपको, दैट इज एक्सट्राडिशन। इसके लिए यूजुअली एक्सट्राडिशन ट्रीटी होती है। तभी आप बेसिकली ट्रीटी इसलिए होती है कि भाई अगर हमारे यहाँ कोई आया तुम्हारे यहाँ से क्राइम करके, तो हम उसको तुम्हारे यहाँ भेज देंगे, और अगर हमारे यहाँ क्राइम करके कोई तुम्हारे यहाँ भागा तो तुम उसको हमारे यहाँ भेज दोगे। दैट्स इट, एक्सट्राडिशन। द नेक्स्ट टर्म इज फोरक्लोजर। फोरक्लोजर इज बेसिकली द फोरफीचर ऑफ राइट ऑफ रिडम्पशन। बहुत ही सिंपल एग्जांपल, ऐसे सुनने में थोड़ा टफ लगा होगा लेकिन बहुत ईजी है।
लेट से एक इंसान है जिसने मूवीज में देखा होगा, गोल्ड गिरवी रखकर उसके बदले लोन लिया है ना, गोल्ड गिरवी रखा और उसके बदले लोन लिया है। अब मान लो वो लोन लोन रीपे नहीं कर पा रहा है ना, तो अब अगर लोन रीपे नहीं कर पाएगा तो वहां पर जिस इंसान से उसने लोन लिया है वो क्या करेगा, वो वही गोल्ड बेच देगा और अपने पैसे रिकवर कर लेगा। दैट इज फॉर क्लोजर। जब आप फॉर फ्यूचर ऑफ योर राइट ऑफ रिडम्पशन, कि जैसे अपना राइट था कि अपन को गोल्ड वापस मिल जाए, बट क्योंकि अपन वो रीपे नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपन वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे, इसीलिए इस राइट का फोर फीचर हो गया है। अब जिससे अपन ने लोन लिया है, दैट पर्सन हैज द राइट टू सेल अवर प्रॉपर्टी एंड गेट हिज मनी बैक। दैट इज फोरक्लोजर। द नेक्स्ट वर्ड इज हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस इज बेसिकली कही सुनी बातें, है ना, जो आप डायरेक्ट विटनेस नहीं हो, आपने डायरेक्ट वो चीज नहीं देखी है, किसी ने आपको बताया और आपने जाके वो कोर्ट में बताया। फाइन। एक बेसिकली जैसा होता है ना कि भाई एक्स ने वाई को बताया, अब वाई जाके वो चीज कोर्ट में बता रहे हैं, तो दैट इज हियरसे एविडेंस, कही सुनी बातें। फाइन। इसकी यूजुअली इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इसको एविडेंस नहीं माना जाता है। इससे कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे रेस गेस्टे या डाइन डिक्लेरेशन, वो इसके एक्सेप्शन है। अदरवाइज हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। द नेक्स्ट टर्म इज हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली। बेसिकली जब पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट बोल सकते हैं, तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, या बोल सकते हैं नेशनल इलेक्शन होता है, ठीक है, जनरल इलेक्शन जो होता है अपना हर 5 साल में, वो, या असेंबली का इलेक्शन जैसे अभी होता है कि एमपी में चुनाव हुआ, रिसेंटली अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है। तो एक ऐसा असेंबली, ऐसा पार्लियामेंट होना जहां पर किसी एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, जैसे अभी सेंटर में बीजेपी हैज द मेजोरिटी। फाइन। तो वहां पर हंग असेंबली नहीं है। हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट कब होता, जब किसी भी एक पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, दैट इज हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली। द नेक्स्ट टर्म इज इनकोएट क्राइम। इसको तुम दो में डिवाइड कर सकते हो, इनकोएट क्राइम और कोएट क्राइम। कोएट क्राइम्स आर दोस क्राइम्स विच आर कंप्लीट। मर्डर, मर्डर इज अ कंप्लीट क्राइम या मर्डर इज अ कंप्लीट ऑफेंस। इनकोएट ऑफेंस या इनकोएट क्राइम्स आर इनकम्प्लीट क्राइम या इनकम्प्लीट ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल अटेम्प्ट टू मर्डर, वो कंप्लीट नहीं है ना, कंप्लीट नहीं, वो एक अटेम्प्ट है, सो इट इज एन इनकम्प्लीट ऑफेंस। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू थेफ्ट वगैरह वगैरह, तो ये बेसिकली अटेम्प्ट है। फाइन। आपने ऑफेंस जो आप करना चाहते थे वो कंप्लीट नहीं किया, वो आधे में रह गया, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो इनकम्प्लीट रह गया, इसलिए उसको बोलते हैं इनकोएट क्राइम्स या इनकोएट ऑफेंसेस। द नेक्स्ट टर्म इज इंटरिम ऑर्डर। अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इंटरिम बेल, इंटरिम ऑर्डर। तो इंटरिम का मतलब ये टेम्पररी ऑर्डर होना, है ना, जैसे इंटरिम बेल में अपन बोल सकते हैं टेम्पररी बेल होना, till the court has heard all the facts and has decided on it। तो एक इंटरिम रिलीफ टाइप दी जाती है, टेम्पररी रिलीफ टाइप दी जाती है, उसको अपन इंटरिम ऑर्डर बोलते हैं। एक टेम्पररी रिलीफ देना कि जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तब तक ये ऑर्डर रहेगा, ये एप्लीकेबल रहेगा, ऐसा ऑर्डर निकाल सकता है कोर्ट, एक इंटरिम ऑर्डर निकाल सकता है। द नेक्स्ट टर्म इज जजमेंट क्रेडिटर एंड जजमेंट डेटर। जजमेंट क्रेडिटर इज द पर्सन जिसके फेवर में जजमेंट आता है, जजमेंट डेटर इज द पर्सन जिसके अगेंस्ट जजमेंट आता है, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। जजमेंट क्रेडिटर मतलब जिसके फेवर में जजमेंट आया है, जजमेंट डेटर मतलब जिसके अगेंस्ट जजमेंट आया है। राइट। जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज, इसमें काफी बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत थी, काफी ज्यादा इश्यूज थे। तो जॉइंडर ऑफ द पार्टी इज कि जब भी एक केस होता है, इट इज नेसेसरी कि भाई जिन जिन लोगों का स्टेक है उसमें वो सब आए, या जिन जिन लोगों को इससे इशू है वो सब उस केस में इन्वॉल्व रहे एज अ पार्टी। फाइन। तो इट इज, ये बहुत जरूरी है कि सारी पार्टीज को लिया जाए जिनका उसमें क्लेम, जो उस केस में क्लेम बन रहा है। फाइन। तो जॉइंडर ऑफ द पार्टीज, इंक्लूजन ऑफ द पार्टीज, कि अगर कोई पार्टी रह गई तो उसको लाना, ज्वाइन करना पार्टी को, दैट इज जॉइंडर ऑफ द पार्टी। मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टी मतलब मान लो 10 पार्टीज है, बाद में पता चला 10 में से 7 का ही क्लेम सही है, बाकी 3 जबरनी ऐड हो गए, फालतू ही ऐड हो गए, उनका केस में होना जरूरी नहीं है, सो दैट इज मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी। आप उनको हटवा सकते हो उस केस से, उनका नाम स्ट्राइक आउट करवा सकते हो उस केस से। फाइन। तो जॉइंडर मतलब पार्टी को ऐड करना, मिस जॉइंडर मतलब जब अपन को समझ में आए कि भाई इन पार्टीज का कोई क्लेम नहीं है एंड दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द केस, उनका नाम हटाया जा सकता है फ्रॉम द केस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो सबको फॉलो करना चाहिए, हर स्टेट में ये चीज, हर कंट्री में ये चीज होनी चाहिए। पहला प्रिंसिपल है इसका कि नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस,
या इसको बोल सकते हैं रूल अगेंस्ट बायस भी, कि अगर मान लो मेरे अगेंस्ट केस हुआ और मैं ही उसमें जज हूं, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, यही एज्यूम किया जाएगा कि आई विल बाइस्ड। ऑब्वियस ही बात है, मेरे अगेंस्ट केस है और अगर मैं ही जज बन गया उस चीज में, उस केस में, तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसा प्रिजम्पशन रहेगा, ऐसा अजम्पशन रहेगा कि भाई मैं बायस्ड रहूंगा। किसी के घर वालों के अगेंस्ट या तुम्हारा कोई रिलेटिव है, उसका केस आया तुम्हारे कोर्ट में, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि यार ऐसा प्रिज्यूम कर किया जा सकता है कि आप बायस्ड रहोगे। दिस इज रूल अगेंस्ट बायस्ड। सेकेंड प्रिंसिपल इज हियर द अदर पार्टी या ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, कि अगर कोई भी जजमेंट देते हो आप, जब भी केस आता है, इट इज नेसेसरी कि आप दोनों पार्टीज की बात सुनो, दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपनी बात रखें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक पार्टी की बात सुनो और जजमेंट दे दो। यू हैव टू हियर बोथ द पार्टीज, यू हैव टू टेक द एविडेंस, विटनेस जो भी है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू गिव द जजमेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ एक पार्टी की बात सुनो और उसके बेसिस पे जजमेंट दे दो, दैट वुड बी रॉन्ग। फाइन। नेक्स्ट इज इनुएंडो। इनुएंडो डेफिमेशन में रहता है, डेफिमेशन का टर्म है। फाइन। जब उसका नॉर्मल मतलब तो यही है कि भाई इनोसेंट, इनोसेंट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका हिडन मीनिंग होता है डेफेमेटरी। एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट होता है, हिडन डेफेमेटरी स्टेटमेंट, है ना, तो दैट इज इनुएंडो। नेक्स्ट टर्म इज जस्ट कोजेंस, इसको कंपेलिंग लॉ भी बोलते हैं, ये इसको इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल है कि बहुत ही बेसिक रूल्स होते हैं कुछ जो हर कंट्री में होना चाहिए। हर कंट्री में ऐसे रूल्स होने ही चाहिए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो हर स्टेट में, हर कंट्री में होना चाहिए। फाइन। इट इज नेसेसरी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हर जगह एप्लीकेबल हो। राइट टू लाइफ, इट इज नेसेसरी कि हर जगह ये हो, हर कंट्री में हो ये। फाइन। इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कैसी कंट्री है, क्या है उसका स्टेट रिलीजन है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। इट इज नेसेसरी कि अगर आपकी एक सिविलाइज कंट्री है, आप एक कंट्री हो, तो वहां पे ये सब चीजें होनी चाहिए। फाइन। नेक्स्ट इज लोकस स्टैंडाई, ये बेसिकली आपका राइट क्या है, आप कैसे स्टैंड कर रहे हो, क्या आपके अगेंस्ट कुछ हुआ है, मान लो मिस्टर एक्स के अगेंस्ट कुछ गलत हुआ, उन्होंने केस किया, सो यू हैव अ लोकस स्टैंडाई कि उनके अगेंस्ट कुछ गलत हुआ है, ही हैज द लोकस स्टैंडाई टू गो फॉर द केस। केस करने का एक लोकस स्टैंडाई है उनके पास, एक रीजन है उनके पास। नेक्स्ट इज ओबिटर डिक्टा। एक होता है जजमेंट और एक होता है ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा इज बेसिकली द नॉर्मल सजेशन, नॉर्मल ओपिनियन गिवन बाय द कोर्ट विच इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। जजमेंट जो है वो तो ऑब्वियसली बात है कि इट इज बाइंडिंग इन नेचर, वो बात आपको माननी ही पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो बात माननी ही पड़ेगी। ओबिटर डिक्टा इज बेसिकली द ओपिनियन ऑफ द जजेस, ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, फाइन, एंड इट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। जैसे मान लो देयर इज अ केस विद रिगार्ड्स टू कंपनी लॉ जिसमें फ्रॉड वगैरह की बात हुई है। अब मान लो कोर्ट ने बोला कि इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह, कुछ स्टेटमेंट्स दिए, ये उनका ओपिनियन है, इट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। वेराज अगर वो जजमेंट में कुछ बोल रहे हैं तो वो बाइंडिंग इन नेचर है, वो बात आपको माननी ही माननी है। वेराज ओबिटर डिक्टा इज जो वो जनरल ओपिनियन दे रहे हैं या कुछ भी उनका स्टेटमेंट है विच इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। जब जजमेंट होता है तो वो अलग से बोला जाता है, वो बाइंडिंग इन नेचर होता है, वो आपको मानना ही है। देयर इज नो ऑप्शन कि आप वो मानो या नहीं मानो, यू हैव टू कंप्लाई विद द जजमेंट, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। राइट। नेक्स्ट टर्म इज पैक्टा sunt servanda। इसका मतलब द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टू बी ऑनर्ड और हैव टू बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ। जरूरी है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट यू हैव, देन यू विल हैव टू परफॉर्म इट इन गुड फेथ। ये अगर इंटरनेशनल लॉ का रूल है कि अगर स्टेट ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो उसको वो गुड फेथ में परफॉर्म करे, गुड फेथ में उसको कंप्लीट करे। राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कुछ नए टर्म्स अपन ने सीखे होंगे। कंफ्यूज मत होना, इसको आराम से सुनना, आराम से पढ़ना, रिवाइज करते रहना, एंड प्लीज मेक श्योर कि अपन पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।